बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में सपोर्ट करने के लिए अभी हम लोग चालू करके रखे हैं PYQ सीरीज। और ये PYQ सीरीज बाकी जो PYQ सीरीज देखते हैं आप उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 10 साल के 2013 से लेकर 2023 तक के जो भी सवाल आपके नीट में या उससे लिंक्ड कंप्यूटर एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं यहां पे करवाऊंगा। और हर सवाल का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, ये मानते हुए कि आपको ज्यादा नहीं आता है, यानी जो बच्चे का लेवल 0 लेवल पर है वो हीरो लेवल पे कैसे पहुंचे, ये सोचते हुए पूरा मैं सीरीज कंप्लीट करूंगा। ऐसी सीरीज मुझे विश्वास है कि ऐसी पूरे ये जो आप 10 साल का वीडियो देखेंगे, अभी 10 साल के सवाल, ऐसे वीडियोस आपको YouTube पे अवेलेबल नहीं मिलेंगे। किन्हीं के अवेलेबल भी हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो बच्चा, उनका एक्सप्लेनेशन वैसा नहीं है जो एक बच्चा आसानी से समझ ले। इस गैप को मैं यहां पे फुलफिल करूंगा, यानी आपको 10 साल के क्वेश्चंस दूंगा जो हर बच्चा नीट का एग्जाम देने जो जा रहा है वो लगा के ही जाएगा, इसको छोड़ तो सकते नहीं आप। और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए बात को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो नीट 2024 के लिए डेली एट 7 AM जैसे PM लिखा हुआ है और PYQ है 10 साल की, जैसा आप देख पा रहे हैं 2013 से 2023। चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको कि मैंने आपके लिए पूरा गोल्ड सीरीज यानी पूरी डिटेल्ड वीडियो की सीरीज क्लास 12 फिजिक्स एंड क्लास 11 फिजिक्स की कंप्लीट कर दी है। ये वीडियो स्पेशली डिजाइंड है नीट वाले बच्चों के लिए, ना ये बोर्ड्स के लिए ना ये जेई के लिए है। और आपको खोजने में आसानी हो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक गूगल शीट में चैप्टर का नाम और उनकी सब हेडिंग्स पेस्ट कर दी हैं लिंक के साथ, जैसे ढूंढना ना पड़े। और इसको नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। तो देखिए यहां पर जैसे क्लास 12 फिजिक्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, अगर आपको गॉस थ्योरम पढ़नी है तो सीधे गॉस थ्योरम वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे और ये वीडियो आपका ओपन हो जाएगा। यानी आपको कहीं ढूंढना नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है। और टॉप क्वालिटी वीडियो मिलेंगे। ऐसे वीडियो आप कहीं पर कोचिंग भी कर रहे होंगे उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, आप फीस देके पढ़ रहे होंगे कि क्या क्वालिटी है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। इनको देखिए, ये नीट 12th का है, इसी के बगल में यहाँ टैब मिलेगा जो नीट क्लास 11th का होगा, पूरा गोल्ड सीरीज। इस गोल्ड सीरीज पर आप पहुंचेंगे कैसे, या ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर आप पहुंचेंगे कैसे? तो उसके लिए अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। यहां पर होम पेज पे आप देखेंगे एक लिंक लगा मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसे 3 लिंक मिलेंगे। पहले वाले को क्लिक करते ही आप ऑल वीडियो लाइब्रेरी पे पहुंच जाएंगे। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी यूट्यूब चैनल है, वहां 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। और बच्चों का कहना है कि फिजिक्स बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आप पढ़ाते हैं, समझ में आ जाती है एक ही बार में। यही काम मैं यहां करूंगा क्योंकि ये नया चैनल है, लेकिन यहां पर आपकी नीट में फिजिक्स की दिक्कत दूर करके ही मैं रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इस तरह ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच सकते हैं। कुछ बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका PDF उनको मिल जाए, तो अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको उसका PDF मिल जाएगा। आपके लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके स्टोर सेक्शन में जाके देखिए। कई ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों हम लोग लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एकदम फार्मूला बेस्ड है। आपके अक्सर सवाल देखेंगे फार्मूला बेस्ड मिल जाएंगे। आपको करके दिखाता हूं, बिल्कुल आसान। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज, एक सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। आप सीधी तौर पे देख पा रहे हैं कि ये और ये दोनों कैसे, मैं नाम दे देता हूं। मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने C1 और इसका नाम दे दिया C2, इसका नाम दे दिया C3। तो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो आप जानते हैं कि अगर C2 एंड C3 आर इन पैरेलल और इन्हीं ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी सीरीज में है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, CP पैरेलल में होने की वजह से सीधे हो गया CP इज इक्वल टू C2 प्लस C3, यानी 3 + 3 6 माइक्रोफैरेड। ये बेसिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वरना ये ओरली ही हो जाएगा। अब ये जो CP आया है इन दोनों का मिला के, यानी इसका मिलाकर जो आप CP निकाले हैं वो इसकी सीरीज में है। नाउ
C1 and Cp are in सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मूला लग जाता है 1/CS वाला, या यहां पे मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं जो आप हमेशा याद करके रखे रहते हैं। जैसे पैरेलल CS का मतलब क्या हो गया, C1 C1 + C2, ये जल्दी निकाल देता है। तो यहां पर देखिए बात कर लेते हैं, ये 3 है, ये भी 3 है, तो 3 × 6/3 + 6, ये 18 हो गया और ये 9 आ गया। आंसर बचा 2 माइक्रोफैरड। आपका ये आंसर आ चुका है ना। अगर करना होता डायरेक्ट तो ये मैंने समझाया है, वरना आप क्या करेंगे, 3 और 3 पैरेलल में है तो 6 हो गए, और 6 और 3 को सीरीज में कर दीजिए, बात खत्म। और सीरीज वाला फॉर्मूला ये है। एकदम आप आसानी से इस सवाल को ओरली लगा सकते हैं। इसके हिसाब से ऑप्शन आपका बना नंबर सी, और इसको आप नोट कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं, इसको नोट करिए आराम से। तो बच्चों हम लोग लगाते हैं 2022 का सवाल। ये भी सवाल बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं। 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स, ये देखिए 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है R1 और एक थोड़ा सा उससे R1 R2 से काफी बड़ा है, तो R2 छोटा सा बना देते हैं हम लोग, ये रहा R2। यहां लिख रहा है R1 इज मच ग्रेटर देन R2, ठीक है। तो 2 हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स रेडियाई R1 R2 हैव इक्वल चार्जेस, इस पे जो चार्ज हैं वो दोनों पर सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल के बारे में बता रहा है कि कौन बड़ा होगा छोटा होगा वगैरह वगैरह। तो ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर। हम ये जानते हैं कि V1 V2 की बात करो तो V1 होता है 1/4πε0, जिसे K लिख सकते हो KQ/R1, और इसी तरह V2 हो जाएगा KQ/R2। यहां पर K क्या है, 1/4πε0। तो आप देख पा रहे हैं कि Q सेम चार्जेस है R1 R2 से, आप मामले को समझ सकते हैं। और दिया हुआ है, गिवन है, ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि R1 इज मच ग्रेटर देन R2। R1 अगर इससे बड़ा होगा तो V1 आपका ऑटोमेटिकली काफी छोटा हो जाएगा V2 से। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या हालचाल है। तो मोर ऑन बिगर स्फीयर गलत है, क्योंकि बिगर में बिगर स्फीयर कौन सा है, 1 वाला, 1 पे ज्यादा नहीं है। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर ये सही है, V1 पे ज्यादा, V1 पे मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर मतलब सेकंड वाला स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, और इस पे जो पोटेंशियल है वो आपका ज्यादा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आपके पास सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। इक्वल ऑन बोथ स्फीयर नहीं होने वाला। डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर, इससे भी यहां पर मतलब नहीं है। फॉर्मूला आपको देख के समझ में आ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर रहा बी। इस तरीके से इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसको आप पूरी तरीके से नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन जो 2022 का ही है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बोल क्या रहा है, देखिए 2022 का सवाल है। कह रहा है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही बात होती है, एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में कितना एंगल होता है। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये मान लीजिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी है, यूनिफॉर्म प्लेनर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो जाएंगी, इससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। और अगर जैसे आप अब लेते हैं पॉइंट चार्ज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए ऐसे ऐसे बनती है, इसकी आपको जानकारी होगी उम्मीद कर रहे हैं, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं। तो ये तो मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा बता दिया, बाकी इसका आंसर तो सीधे आप समझ गए हैं कि इसका आंसर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर 90 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं जैसे स्क्रीनशॉट ले सके। तो बच्चों 2022 का अगला सवाल करते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी दे रखा है 900 पिकोफैरेड, अच्छी बात है। चार्ज फुली बाई 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन द फिगर। ये देखिए यहाँ पे कहानी है, बैटरी है 100 वोल्ट की है और इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, जिसका सी है 900 पिकोफैरेड। फिगर ए एज शोन इन द फिगर ए, ये फिगर ए है।
देन इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, इसके बाद ये बैटरी से निकाल लिया जाता है एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ दिस वन, ये इसको चार्ज कर लिया, हटाया और सेम आइडेंटिकल कैपेसिटर, क्योंकि 900 पिकोफैरेड ऊपर का था, इसका भी 900 पिकोफैरेड, उससे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब पूछ क्या रहे हैं, एज शोन इन द फिगर बी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम बी इज, यानी इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहने वाली है। तो देखिए यहां लॉजिक क्या लगेगा कि जब आप इसको फुली चार्ज कर दिए हो, उसके बाद इससे जब आप कनेक्ट करोगे, देखिए तो ये चार्ज फ्लो होंगे, और ये चार्ज तब तक फ्लो होते हैं जब तक कि दोनों पर कॉमन पोटेंशियल नहीं आ जाता। जब कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएंगे। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ CV स्क्वायर का, तो कॉमन पोटेंशियल V निकाल लें, और इसका C क्या है, C1 + C2, दोनों का मिला के काम खत्म। यानी बात आप उम्मीद है समझ पाए होंगे। इसको अगर मैं C1 कह दूं कैपेसिटेंस को, और इसको मैं C2 कह दूं, बात समझे। तो यहां पर जो कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला आप याद करके रखे होंगे, नहीं याद है तो याद होना ही चाहिए, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2। अब यहां C1 C2 तो एक ही है, 900 पिकोफैरेड है ना, तो वैल्यू रख देते हैं यहां पर। तो C1 की वैल्यू रख दो 900 पिकोफैरेड में ही के चल रहे हैं। V1 कितना है, इसको जब चार्ज किए थे तो बैटरी के बराबर ही इस पे पोटेंशियल आ गया था। जब चार्ज करोगे तो जितनी बैटरी है उतना ही पोटेंशियल इसके अगेंस्ट बना देगी। तो 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया, तो इनटू 100, और दूसरे में C2 जो भी हो, लेकिन ये अनचार्ज था शुरू में, समझ में आ रहा, अनचार्ज था, इसलिए इस पे पोटेंशियल कितना था, 0। कोई भी कैपेसिटर अगर अनचार्ज है, V यहां पर चार्ज ही नहीं है, Q 0 है, तो इस पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, चार्ज ही नहीं है, अपॉन C1 + C2। तो C1 + C2 का मतलब 900 + 900। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या रहा, 900 × 100, और नीचे आ गया 1800। तो आप 9 × 2 = 18 कर दो, अभी काटोगे तो बचेगा 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट क्या है, कॉमन पोटेंशियल। अब इस वाले सेटअप का एनर्जी कितना है, तो U लिख देते हैं एनर्जी हाफ, और नेट कैपेसिटेंस कितना निकला इसका, C1 + C2, और कॉमन पोटेंशियल V²। इस सेटअप की हम बात कर रहे हैं, C1 + C2 इसका टोटल कैपेसिटेंस, और कॉमन पोटेंशियल V जो हमने यहां पर निकाला है। अब वैल्यू रख देते हैं, यहां पर लिखा हाफ, C1 C2 सेम ही था, तो 900 + 900 पिकोफैरेड था, तो 10⁻⁻9 और -12 और लगा दी, और ये रहा V², तो ये 50 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिंपल सा बन गया, कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आ जाएगा, देखिए और एक स्टेप लिख देते हैं, इसको लिख दो 1800 10⁻⁻12 × 2500। अब 2 0, पहले 0 को निपटा दिया करिए आप, 2 0 को मार दोगे और 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 9, और 2 0 4 0 कम हो गए, 2 इसके, तो ये बचा 10⁻⁸ × 25। देखिए इस तरह से सवाल करेंगे तो ज्यादा आसानी से पकड़ पाएंगे। अब 25 × 9 कर लीजिए, तो 25 225 आ गया, इंटू 10⁻⁸ कुल एनर्जी में जूल में है। अब यहां पर आपने क्या देखा कि पावर्स चलनी है 10⁻⁶, तो इसका मतलब है कि 2 पावर खिसका दीजिए, 2.25 × 10⁻⁻6 जूल। ये आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाता है। ये देखिए कितने आसानी से आप इसको कर पाए। तो ये एक अच्छा सवाल था आपके लेवल पर, और इसको करना आना चाहिए। मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। इस सवाल का मैं एक शॉर्टकट आपको बता दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं इसको समझा भी दूंगा कि वो शॉर्टकट आया कैसे। चलिए यहां पर लिखा हुआ है, मैं शॉर्टकट आपको बता ही देता हूं। कई बार क्या होता है, सवाल ऐसे बनते हैं कि छोटी छोटी जो बूंदे हैं, मान लीजिए n नंबर में है, वो को सिलेक्ट करके यानी मिलकर एक बड़ी बूंद बना देती है। इसका एक का जो पोटेंशियल था वो था स्मॉलर पोटेंशियल Vs,
स्मॉलर ड्रॉप पर पाया जाने वाला पोटेंशियल। अब ये पूछते हैं कि जो बड़ी ड्रॉप है VB, इस पर पोटेंशियल कितना होगा ये बताइए। तो इसका सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिए, VB इज इक्वल टू VS इंटू n की पावर 2/3। कैसे आया अभी दिखाएंगे आपको निकाल के, और इससे खटाक से सवाल आपका हो जाएगा। इसको फॉर्मूले के रूप में याद कर लिया जाए। जैसे मैं सवाल को पढ़ के दिखाता हूं और इससे पहले निकालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा ये फॉर्मूला आया कहां से। 27 ड्रॉप्स मतलब यहां n की वैल्यू कितनी दे दी है इन्होंने, 27, जिनका VS है 220 वोल्ट, क्वेश्चन में गिवन है। They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूले में VB रख दीजिए। VS का मतलब है 220 और N का मतलब है 27 की पावर 2/3। 220, 27 का क्यूब रूट लोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का फिर स्क्वायर कर दो तो 9 आ जाएगा। तो 220 इंटू 9, ये क्या हो गया, 9 2 1800, फिर 18 यानी 1980, 1980 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है। देखिए कितने आराम से आप कर पाए, और 1980 आपका आंसर नंबर ए सही हो गया। खट से सवाल हो गया, कुछ दिमाग दौड़ाना नहीं है। अब ये किसी के मन में आ सकता है ये फॉर्मूला कहां से आया, तो जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखिए स्मॉलर ड्रॉप जो थी, स्मॉलर ड्रॉप के लिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं, उसमें रेडियस हम ले लेते हैं, सपोज करिए R, और पोटेंशियल उसी तरीके से ले लेंगे VS के रूप में, स्मॉलर ड्रॉप। तो आप VS को क्या लिखेंगे, 1/4πε0, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, Q/R, ये स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया बेटा। अब हम वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन, यानी जो छोटी छोटी ड्रॉपें थी ये मिलकर, इसका मैं रेडियस ले लेता हूं R, इसका रेडियस लिया है R स्मॉल, ये मिलकर इतना बनाएंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो छोटी वाली जो ड्रॉप्स हैं 4/3πr3 जो कि n नंबर्स में हैं, वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप के बराबर वॉल्यूम दे रही हैं। उम्मीद है ये बात आप समझे। 4/3 कैंसिल हो गया, स्मॉल और कैपिटल R की बात आपको समझ में आई। तो यहां पर आप लिख सकते हैं R, कैपिटल R की वैल्यू R इंटू n की पावर 1/3। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके लिए मिल गया, क्वेश्चन नंबर चाहे तो उसको 1 कह दीजिए। अब ये पहले पोटेंशियल था, अब बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लो। तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होता है 1/4πε0, और जो चार्ज रहेगा यहां पर, एक पर चार्ज अगर Q था सपोज करिए, तो मिल के यहां पर इसका चार्ज कितना हो गया, NQ के बराबर। सब जुड़ गए, चार्ज कंजर्वेशन भी लगा तो NQ हो गया। तो यहां पर जो टोटल चार्ज आया वो NQ हो गया, Q की जगह NQ, क्योंकि सब पर Q चार्ज था, N पे तो NQ चार्ज टोटल हो गया। अपॉन R की बात यहां पे लिखते हैं, तो R की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल R। अब इस कैपिटल R की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 1/4πε0 NR, और इस कैपिटल R की जगह R, ये Q है, सॉरी Q, और इसकी जगह आ गया स्मॉल r, n की पावर 1/3। आप देख पाए होंगे यहां पर। अब यहां पे देखिए इतनी वैल्यू 1/4πε0 Q/R, ये V के बराबर है, ध्यान से देखो। तो यहां पर आप VB को क्या लिख सकते हो, VS, क्योंकि 1/4πε0 Q/R ये है, और ये वैल्यू हो गई n/n की पावर 1/3, यानी VS n, ऊपर 1 में से ये पावर ऊपर जाती है तो 1/3 घटा देते हो, यानी VS n की पावर 2/3 आ गया। ये आपका आंसर है। यही जो हमने आपको डायरेक्ट यहां पर लिख दिया है। तो आगे के लिए ऐसे सवालों में आप ये वर्किंग नहीं करेंगे, MCQ में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां पर चिपका देंगे और फटाक से सवाल के। मैंने इसलिए बताया कि आपके जहन में ये क्लैरिटी मिल जाए कि भैया तिकड़म क्या हो रही है, उससे बाकी सवालों में मदद मिलती है। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लिया जाए। पूरी बात आप समझ गए होंगे कि VB की वैल्यू इस फॉर्मूले में कैसे आ गई थी, और आपके लिए काफी ज्यादा आसान पड़ेगा बाकी सवालों को हैंडल करना। हटता हूं, नोट कर ले।
तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल। देखिए ये सवाल भी आसान है, बिल्कुल प्यार से करेंगे, आराम से हो जाएगा। टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है R1, दूसरा है R2, और इन दोनों को आपने एक वायर से सपोज करिए कनेक्ट कर दिया। बड़ा अच्छा किया है। आगे क्या है? देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फीयर। अब उसके बाद जब इसको कनेक्ट कर दिए हैं तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज क्या होंगी, उसका रेशियो पूछा है ना। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप समझ भी गए होंगे, जब भी इस वायर को आप आपस में कनेक्ट कर देते हो ना, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता रहता है। तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो इस स्थिति में इन दोनों पे क्या है बेटा? सेम पोटेंशियल। तब तक चार्ज फ्लो होगा, बात समझना, जब तक कि पोटेंशियल दोनों पर सेम ना हो जाए। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो फॉर्मूला लगा दो पोटेंशियल वाला, तो हो जाएगा V1 बराबर V2। आप समझ तो पा रहे हो ना कि तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो V1 बराबर V2, आफ्टर इक्विलिब्रियम कह दीजिए, पोटेंशियल बिकम सेम कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, इसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। अब यहां से जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू तो कॉमन है, दोनों में उड़ गई और केवल वैल्यू आई Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये रिलेशन हमको यहां से मिल गया है। अब हम लगा देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला, क्योंकि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 चाहिए था। तो यहां रहा सिग्मा 1, ये रहा सिग्मा 2। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन एरिया। भाई सिग्मा लिखोगे तो टोटल चार्ज अपॉन ये गोला है, तो 4 पाई R स्क्वायर। ये आप याद होगा, एक बार याद दिला दिया। तो सिग्मा 1 के लिए आप लिखोगे तो लिखोगे Q1 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q2 सेकंड वाले के लिए 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां पे 4 पाई देखिए कट गया और ये आ गया Q1 अपॉन Q2। यहां पर देखें, मैं लिख देता हूं एक बार, Q1 अपॉन Q2, और ये R2 चला जाएगा ऊपर, तो ये रहा R2 स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब ये Q1 अपॉन Q2 यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए, तो ये वैल्यू हो गई R1 अपॉन R2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब ये R1 ने इस स्क्वायर को काटा, R2 ने इसके स्क्वायर को काटा, वैल्यू आ गई R2 अपॉन R1। और यही आपका आंसर है कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 किसके बराबर है? R2 अपॉन R1 के। दिस इज योर आंसर। देख लेते हैं R2 अपॉन R1 किसका है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कलर चेंज कर लें वरना इसके ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया आपका सी। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही सवाल देखिए आते रहते हैं और आप थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सवाल सही कर देंगे। नोट कर लें इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2021 का सवाल, और ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देने वाला भी है। यहां पर लिखा है ए डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, विच डायरेक्शन विल इट मूव। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है डॉटेड लाइन से, और ये डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, किधर मूव करेगा। ऑप्शन में जो 3 बातें लिखी हैं वो ये लिखा है कि किधर मूव करेगा और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी। तो 2 पैरामीटर पे हमें ध्यान रखना है। पहले हम बता देते हैं, ज़्यादा खुरपेच करना होगा तो वो भी कर देंगे। देखिए हमेशा जब किसी भी बॉडी को, ये फिजिक्स का रूल समझ लीजिए, आप स्वतंत्र कर देते हैं कि आप भैया कहीं भी मूव कर सकते हो, तो वो कोशिश क्या करती है कि अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाकर पहुंच जाए। तभी तो आप कहते हैं कोई भी चीज़ अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में है तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो हम किसी भी चीज़ को अगर
आप फ्रीडम दे दें कि आप अपने को सेट कर लो, तो वो क्या करेगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जाकर इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे आपको कोई बोले या हमको कोई बोले कि आप भैया फ्री हो, कुछ जिंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन जो चाहो वो करो, तो पता लगा हम खड़े होने की जगह बैठ जाएंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कम है। कुछ कहेंगे बैठेंगे क्यों सर, लेट ही जाएं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम है, लेटे लेटे जिंदगी पार कर दी। मतलब आपको समझाने का तरीका। तो आप समझ गए ना, किसी भी बॉडी को अगर फ्रीडम मिल जाए कि हाँ भाई तुम अपने तरीके से अपनी पोजीशन मोशन को ले लो, पोजीशन को ले लो, तो वो क्या करेगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी। तो ये बात हमें यहां ध्यान रखनी है। दूसरी, ये किधर खिसकेगा वो फोर्स से हम समझेंगे। तो मैं आपके लिए फिगर बना देता हूं इसी की, ऐसे देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसकी दिशाएं अलग अलग हैं, और इसमें एक डायपोल भी पड़ा हुआ है। ये रहा साहब एक डायपोल, थोड़ा लंबा बना देते हैं जैसे लिखते बने और समझाते बने, +Q -Q। और यहां पर आपको देखिए मैं बताता हूं कि इसको मैं कह देता हूं A पॉइंट और इसको कह देता हूं B पॉइंट, और यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, और यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड साहब इसकी EB है। अब मैं आपसे पूछूं कि EA और EB में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन A और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन B, कौन सा बड़ा होगा? तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं EA बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, पास पास है। डेंसर का मतलब पास पास है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा यहां। तो इस वजह से हम ये जान पाए कि EA की वैल्यू EB से ज्यादा है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक, हम जानते हैं कि इस पे अगर फोर्स लगाने की बात होगी तो एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो QE के हिसाब से लगता है। तो अगर फोर्स ऑन A की बात करें पॉजिटिव चार्ज पर, तो ये Q × EA फोर्स लगेगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और माइनस चार्ज पर उसकी विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। इतना तो आप पक्की तौर पे जानते हैं। यानी इस पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, FA लिख देता हूं। पकड़ में आ रही है बात ना? अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अब मैं FB की बात करूं तो Q × EB लिखेंगे। Q सेम है क्योंकि डायपोल है, QB, और जो माइनस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इस पे फोर्स लगेगा FB इधर, इस पर इधर, इस पे इधर। अब इन दोनों में ये फोर्स बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि EA बड़ा है, क्योंकि FA इज ग्रेटर देन FE, क्योंकि EA इज ग्रेटर देन EB। अब अगर ये वाला फोर्स आपका बड़ा है तो ये इससे बड़ा है तो इधर खिसका देगा इसको, तो डायपोल विल मूव टुवर्ड्स राइट। क्यों राइट मूव कर रहा है? क्योंकि EA बड़ा है EB से, बात पकड़ में आई होगी। और तो यहां पे देख लीजिए किस में राइट मूव कर रहा, वही सही हो सकता है। कलर में बदलता हूं जैसे बातों को कह पाऊं। टुवर्ड्स द राइट पॉसिबिलिटी है सही होने की, टुवर्ड्स द लेफ्ट गलत हो गया, टुवर्ड्स द लेफ्ट गलत हो गया, ये दो सही हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। तो यहां पर ये ऑप्शन आप बोल दी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि चलिए मैं दिखा देता हूं कि UA और UB पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है। जब ये खिसकेगा आप कह लीजिए, या UA UB की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। जब आप शिफ्टिंग करेंगे, वो शिफ्टिंग मैं करके यहां नहीं दिखा रहा हूं वरना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। मेरे मन में आया था कर दूं, फिर हमने कहा नहीं वो झंझट पेश हो जाएगी आपके सामने, इतना ज्यादा आपको आप आराम से फिजिक्स लगाते हैं तो झंझट नहीं लेनी है। आपको यही पकड़ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई बॉडी फ्री है मूव करने के लिए तो कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने लॉजिक बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इससे आपको जानने समझने में काफी मदद मिलेगी, नोट कर लें।
तो हम लोग करते हैं 2021 के सवाल, और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरल सवाल है, ओरली हो जाएगा। यहां पे लिखा द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। इस कॉम्बिनेशन का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। यहां पर गलती क्या हो सकती है कि आप सोचेंगे कि भाई ये सीरीज में ले लें, ये इसके पैरेलल में है, क्या है समझने में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखिए कि ये जो कैपेसिटर है ना, ये शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब कि इसके बाजू में आपने एक वायर लगा दी है जो इस पॉइंट को कनेक्ट करती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये जो VA का पोटेंशियल है, ए पॉइंट मान लो, और इसको B VB, ये दोनों पोटेंशियल सेम है, क्योंकि देखो एक वायर से जुड़ा हुआ है ना, जो यहां पोटेंशियल वही भाई साहब यहां पोटेंशियल। तो यहां पर VA बराबर हो जाता है VB पोटेंशियल। अगर दोनों पोटेंशियल बराबर है तो इनके बीच में किसी भी चार्ज का फ्लो नहीं होता। तो क्योंकि चार्ज तो तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि एक वायर से जोड़ दिए हो आप सीधे सीधे। तो ये किसी काम का नहीं है। इसी जो ये कांड आपने तार से जोड़ा है, इसी को फिजिक्स की भाषा में शॉर्ट सर्किट कहना बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया है? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये वाला कैपेसिटेंस किसी काम का नहीं है। और मैंने समझाया कि लॉजिक क्या है शॉर्ट सर्किट का, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल सेम है, तो जो भी चार्ज आएगा वो इधर नहीं जाएगा, आगे चला जाएगा सेम ऐसे। ठीक, तो इस वजह से ये हटा दो, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो गया? दोनों पैरेलल, यानी C1 प्लस C2, जो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 यानी हो गया C प्लस C, और आंसर आ गया 2C। देखिए कितने आसानी से आप आंसर कह चुके। आंसर इज C का मतलब ऑप्शन नंबर C। तो बड़े आराम से कर लिया, इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगला सवाल करते हैं बच्चों हम लोग, और ये देखिए इसमें लिखा हुआ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E in the space between the plates if the distance between the plates is D। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट, और इस प्लेट का जो एरिया है वो A है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, आपको बतानी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक जो एनर्जी स्टोर्ड है इसके अंदर वो बतानी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो स्मॉल u से दिखाया जाता था। ये क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, और इसकी वैल्यू हुआ करती थी ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उतनी एनर्जी जो एक यूनिट वॉल्यूम में है। तो इसको अगर इसके टोटल वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी निकल आएगी। बात समझ में आती है? तो यहां पे टोटल एनर्जी अगर हम निकालने का प्रयास करें तो मैं लिख दूंगा एनर्जी डेंसिटी इनटू V। ये V क्या है? वो पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, सॉरी ये है वॉल्यूम, इसीलिए V हमने घुमा दिया था, दिमाग कहीं और चला गया। तो ये वॉल्यूम है, क्योंकि एक यूनिट वॉल्यूम में U है, तो इस टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? U इंटू एरिया इंटू D, AD, A इंटू D वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया ½ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। ये आपका आंसर हो गया। और इसके हिसाब से ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन इज D, ये ऑप्शन है। और यहां पर आप जैसा देख पाए हैं ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आराम वाले सवाल हैं, थोड़ी सतर्कता बरतनी है, दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2020 का सवाल। ये भी सवाल काफी सरल है। देखिए लिखा है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर पर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। The magnitude of the electric field in this region
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जहां पर जो वोल्टेज है वो थ्रू आउट 5 ही है, यानी कांस्टेंट है। तो यहां पर V इज कांस्टेंट और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 5 वोल्ट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में ये रिलेशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और ये V कांस्टेंट है, तो ये dV बाई dr की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0 के बराबर, क्योंकि V इज कांस्टेंट। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी V कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी हो गई बेटा, 0। तो इसका आंसर हो गया A। इस तरह से इसको आप कर पाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी मिलने वाली है, 0। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चे करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये देखिए लिखा है, एक शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस वन। ठीक है, मैं फिगर बना देता हूं कहीं पर, यहां बना देता हूं। एक डाइपोल ले लीजिए, शॉर्ट डाइपोल है -q + q, और इसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है 16 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। ठीक है साहब। The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole, यानी center of the dipole यहां से, इससे 0.6 मीटर है, और साथ में situated on a line making an angle of 60 डिग्री with the dipole axis। तो डायपोल एक्सिस से आप 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो डायपोल एक्सिस क्या हो गई, देखिए P का डायरेक्शन ऐसे हुआ, माइनस से प्लस ऐसे, इससे 60 डिग्री दूर कोई पॉइंट है, दिस इज 60 डिग्री पॉइंट P तो ठीक समझना, पॉइंट है ये P और ये डायपोल है। यहां पर कितना, ये डिस्टेंस कितनी है यार, 0.6 मीटर। यहां पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, V निकालना है। तो आपको इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है कि पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट। तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैं चलो इसी के नीचे लिखता हूं, पोटेंशियल एट एनी, जनरल पॉइंट एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल से कितनी वैल्यू बनती है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या कई लोग इसको K लिख देते हैं, P cos थीटा अपॉन r²। ये फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, और ये आप लगाकर इसका आंसर बड़े प्यार से लगा देंगे। तो हम लोग इसको यहां पर लगाते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो जाता है 9 × 10⁹। उसके बाद P की वैल्यू है, तो P है 16 करके, (16 × 10⁻⁹), फिर है cos 60 जो कि आधा होता है, अपॉन नीचे r² है, 0.6 का स्क्वायर कर दिया। और आपके देखिए कैलकुलेशन में कई बार बहुत आसान से दे देते हैं। अब यहां पर देखें आप, इन दोनों वैल्यू आपस में रीएडजस्ट हो गई, 10⁻9 में -9 जोड़ोगे 0, तो 9 × 16, और cos 60 होता है आधा, और 0.6 का मतलब 6 × 36, 0.36, 2 से काटोगे 4 आ जाएगा। तो सही लिख रहा हूं क्या, हाँ जी, 36, तो 9 चौक, ये कुछ गलत लिख दिया क्या है, 36 ये तो सही लिखा है, 6 × 36, और ऊपर भी वैल्यू कितनी आ गई, 36। तो ये तो आंसर ही नहीं मिलेगा, कहीं कुछ चीज गड़बड़ लिख दी है क्या, cos 60 आधी ही होगी, अरे ये 8 आएगा, तभी तो हम सोचेंगे ऑप्शन हो जाएगा 100 के आसपास, 100 दिख नहीं रहा है, ये 8 आ गया, तो ये 8 9 हो गया 72, और 0.36। अब आप काटोगे, डेसिमल हटाया, 2 0 बढ़ाया, और ये आ गया 200। तो ये 200 वोल्ट आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से सवाल आप कर पाएंगे। देखिए, लेकिन मेन चीज क्या है कि यहां पर ये फॉर्मूला शॉर्ट डाइपोल के लिए, पोटेंशियल के लिए आपको आना चाहिए। मैं हटता हूं, इसको आप अच्छे से
नोट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल, और ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सरल भी है। कई बच्चे देख के डरते हैं, लेकिन डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, लिखा है 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, दोनों का C1 C2 का एक ही कैपेसिटेंस है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। इस तरह से सर्किट में आप इसको दिखाया गया है। टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटेंस C1। ये देखिए A B को इस तरह से कनेक्ट किए हैं जिससे ये बैटरी क्या करेगी, इस वाले कैपेसिटेंस को चार्ज कर देगी। भाई सर्किट कंप्लीट है ना, C2 अभी सर्किट से बाहर है, अभी A और B को जोड़े हो तो यहां से ये चार्ज हो जाएगा और ये बाहर है अभी। अब उसके बाद यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट से आपने चार्ज कर दिया। नॉट डिस्कनेक्टिंग A एंड B, A B को डिस्कनेक्ट कर दोगे। द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड, अब ये B और C को कनेक्ट कर दिया। जब ये B C को कनेक्ट कर दोगे तो ये बैटरी बाहर हो गई, C1 C2 आपस में जुड़ गए, सर्किट में आ गए। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो परसेंटेज लॉस क्या होगी आप ये जानते हैं, या याद दिला दूं आपको, अगर आप एक कैपेसिटर लिए हैं, एक कंडक्टर लिए हैं या कैपेसिटर लिए हैं, इसका वोल्टेज V1 है, कैपेसिटेंस C1 है, वोल्टेज V2 है, C2 है, मान लीजिए दोनों ही चार्ज हैं, और उसको एक वायर से आप जोड़ देते हैं, इनिशियल था इसके बाद, तो इसके पास जो लॉस इन एनर्जी होती है, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होगा, और जब चार्जेस फ्लो होंगे थ्रू वायर, ये बीच वाले वायर से, तो वो हीट अप होगा वायर, और हीट एनर्जी के फॉर्म में ये एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो डेल्टा यू क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा उम्मीद है, वरना मैं याद दिलाता जा रहा हूं, चिंता ना करिए, मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपको काफी कुछ बताना है। C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसी फॉर्मूले को हम यहां इस्तेमाल कर देंगे, थोड़ा सोच समझ के। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो फिगर थी, क्योंकि दोनों एक ही तरह के कैपेसिटेंस के थे, उनको लिख लो C, वाइट लिख लेते, चलो कोई बात नहीं। और इस समय जो V2 की वैल्यू है, क्योंकि ये अनचार्ज था ये C2 वाला, तो V2 इज नाउ 0, तो V1 की वैल्यू यहां पर V है और V2 की वैल्यू इस समय 0 है। 0 क्यों समझे ना, शुरू में तो इस पे चार्ज था ही नहीं, जब कनेक्ट किए हैं तब, जब चार्ज नहीं है तो वोल्टेज नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ है, तो हाफ लिख दीजिए, C1 C2 की जगह CC आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C इंटू C, V1 की जगह V, क्योंकि ये बैटरी V वोल्ट की थी, -0 अपॉन C प्लस C, तो ये वैल्यू हो गई हाफ C स्क्वायर V अपॉन 2C। तो ये हो गया, C से एक स्क्वायर काट दो तो हाफ 1/4 CV दिख रहा है, V स्क्वायर भी है, CV स्क्वायर दिख रहा है। और शुरू में जब ये इससे नहीं कनेक्ट था तो कितनी एनर्जी थी, देखो वो एनर्जी दी है कि हमें लेनी होगी, नहीं दी है। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी जब बैटरी कनेक्टेड थी कैपेसिटर थी, तो हाफ CV स्क्वायर। ये देखिए अगर मैं इसको E बोल दूं इस समय, तो ये कितना है, देखिए इसका आधा है। ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 CV स्क्वायर, तो दिस इज हाफ E। तो आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल एनर्जी E है और लॉस होने वाली हाफ E है। तो क्या पूछा है, लॉस होने ड्यू टू दिस व्हाट विल द परसेंटेज लॉस, तो आधी हो गई, 50% का परसेंटेज लॉस है। परसेंटेज निकालने का नहीं कहानी कर रहे हैं, वो तो निकाल लेते होंगे आप, क्योंकि यहां पे सीधे दिख रहा है कि E का आधा रह गया है। 100 रुपए का आधा रह जाए 50 रुपीज, तो कितना लॉस हुआ, 50 रुपीज का परसेंटेज में 50%, तो यहां क्या हो गया, 50% का लॉस हो गया। और इसी के हिसाब से आपका आंसर बन गया है C। समझ पाए हैं? बाकी लॉस वाला फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है कि हर जगह, हमारा कॉमन सेंस हमारे पास रहना चाहिए। फॉर्मूले वहीं लगाने हैं जहां हम फॉर्मूला लगाने को मजबूर हों।
अगर चीज़ें बिल्कुल सरल हैं तो ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स क्यों की जाए। कोई बोले तुम्हारे पास 100 रुपीज़ है, 50 रह गए, बताओ कितने % कम हुए, तो 50% कम हो गए, 100 के 50% कम हो गए, 50 रह गए, ठीक है। तो ई का आधा हाफ ही रह गया, यानी 50% का लॉस हुआ, जैसा आप समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं, नोट कर लें इसको। तो बच्चों करते हैं 2019 का सवाल। इसको भी दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक ही तरीका लेकिन दो तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता है, मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है, टू मेटल स्फेयर्स, वन ऑफ द रेडियस r एंड अदर ऑफ द रेडियस 2r। एक r का है और एक थोड़ा बड़ा सा बना दो, ये 2r का है, ये रेडियस है, ये तो आप समझते ही हैं। रेस्पेक्टिवली एट द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ही है, दोनों पर सेम है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ मैं यहीं, चलिए अभी सिचुएशन लेते हैं, फिर यहाँ ये चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है अगर इस पर कोई टोटल चार्ज Q है अपॉन 4 पाई, इसको मैं Q1 कर देता हूँ, 4 पाई r²। इस केस में इस पे चार्ज Q1 ले लिया है, इस पे हम Q2 ले लेंगे, अभी आपको समझा देंगे। तो इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो ऐसे निकाल लोगे। अभी समझाते हैं, बात पकड़ तो पा ही रहे होगे। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया है? दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को आपस में छुआ दिया गया है, ऐसे कॉन्टैक्ट में आ गया। ये R वाला है, ये 2R वाला है। फिर क्या है? एंड सेपरेटेड, और अलग कर दिया गया है। तो तीसरी पिक्चर में ये फिर से अलग हो गए हैं, सेपरेटेड। व्हाट विल बी द न्यू चार्ज डेंसिटी? नया सिग्मा 1 और नया सिग्मा 2 आपको बताना है, पुराने सिग्मा से रिलेट करते हुए। बात आपको समझ में आई होगी। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 कितना है? तो यहां पे देखिए, हम पहले चार्ज निकाल लेते हैं। तो Q1 चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r²। ये देखिए ना, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह Q2 इज टू सिग्मा इंटू 4 पाई, और रेडियस इसका 2r है। ये 2 का करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई r²। इसे इन दोनों को यहां ले लेते हैं, क्योंकि हमको टोटल चार्ज चाहिए। अभी चार्ज कंजर्वेशन रहेगा ना छुआने के बाद भी। तो यहां पर टोटल चार्ज जो रहेगा Q1 प्लस Q2, उसकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दो, मैं लिख नहीं रहा हूं। ये देखिए वैल्यू सेम है, तो 4 1 5 समझ पाए हो ना? ये देखिए, ये इसमें और ये जोड़ोगे तो ये चीज सेम है। तो 4 1 5 सिग्मा 4 पाई r² टोटल चार्ज है। अब देखिए यहां पर भी जो इस पे Q डैश और Q2 डैश का जो चार्ज होगा, वो कुछ भी हो, लेकिन दोनों का जोड़ तो इतने के बराबर ही होगा, क्योंकि चार्ज कंजर्वेशन है, चार्ज कहीं भाग नहीं सकता, कहीं से आ नहीं सकता है। तो इसी में आप लिख सकते हो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और जिसकी वैल्यू है 5 सिग्मा 4 पाई r²। ये इक्वेशन आपको यहां पर मिल गई। जब इसको आप इन कांटेक्ट लाए होते हो तो ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। तो मैं इसको कलर बदलते हुए, इन कांटेक्ट जब थे तो इसका मतलब है सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे वो, तब तक चार्ज एक दूसरे में जाएगा। सेम पोटेंशियल का मतलब क्या है? आप जानते हैं V की वैल्यू V1 बराबर V2, यानी इससे क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन दूसरे का रेडियस 2r का स्क्वायर था। ठीक, स्क्वायर नहीं है, ये r ही होता है यहाँ पर, ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका 2r। अब यहां से फिर से मैं कलर थोड़ा बदलूंगा जैसे समझ में आए। ये वैल्यूज कट गई, और Q1 अपॉन Q2 की बात अगर आप करें, Q1 और Q2 की बात अगर आप करें तो ये 1/2 आ गया। अब यहां से देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, जो मैं पसंद करता हूं। एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका डिस्कस नहीं करेंगे, आएगा वही कि कैपेसिटेंस, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकी कैपेसिटेंस के ही रेशियो में होता है, तो वही चीज मिलेगी यहां से भी। ये हमेशा कहते हैं ना, बाद में जो चार्ज आता है वो C1/C2 की वैल्यू जो होती है वो इनके
रेडियस के फॉर्म में होती है, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, ये काम यहाँ पर बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज है उसका एक हिस्सा Q1 का है और 2 हिस्सा आपका Q2 का है टोटल चार्ज का। रेशियो वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी थी आपने, कि कोई 100 चीज़ है और 2 भागों में बांटना है, एक को 1 एक को 2, तो आप 100 के 3 हिस्से कर लीजिए, एक हिस्सा 1 को और 2 हिस्सा 2 को दे दीजिए। तो मैं तो ये पसंद करता हूं करना, यानी इसका 3 हिस्से अगर करने हो हमको तो हम क्या करेंगे, इसके 3 हिस्से 3 से डिवाइड कर देंगे। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी समझना, इससे कैलकुलेशन बच जाता है आपका। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी, एक हिस्सा इसके बराबर रहने का है, तो एक हिस्से का मतलब है 1 इंटू इसके 3 हिस्से 5/3 सिग्मा 4 पाई आर। अभी मैं सिंपल मेथड भी दिखाऊंगा, ये भी सिंपल है। ये एक का हो गया हिसाब किताब, अभी समझाता हूं। Q2 की बात करो तो 2 हिस्से देने हैं, तो 2 किया और 3 हिस्से में इसको डिवाइड कर ही लिया था। ये देखिए सिग्मा 4 पाई पार स्क्वायर। अब हमें डेंसिटी चाहिए, ये सिग्मा डैश है बेसिकली, ठीक, और Q1/Q2 है, ये बेसिकली डैश हैं, नए वाले चार्जेस हैं। तो यहां पर जो वैल्यू हो गई, जो सिग्मा 1 होगा उसकी वैल्यू होगी Q1-4 पाई आर स्क्वायर। समझना मेरी बात। तो ये 4 पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 5/3 सिग्मा आ जाएगा, तो ये रहा 5/3 सिग्मा। इसी तरह यहां बात करो सिग्मा 2 की, तो Q2-4 पाई और ये रहा 2r का स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो 2r मतलब 4 से डिवाइड करोगे इसको, तो ये वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी 5/6, यानी 2 इंटू 5, ये 3 तो था ही यहां पर, और डिवाइड किया तो 4 पाई स्क्वायर कटा और ये नीचे 4 बचा रह गया है। मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, 2 से काटा तो 5/6 आ गया, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको, तो ये आ गया 5/6 सिग्मा। ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर। अगर ये रेशियो वाली बात आपको समझ में ना आनी चाहिए, इस समय बचाती तो इतना समझाएं, तब हमने वक्त लिया है, तो ना समझ में आए तो आप क्या करेंगे, यहां देख लीजिए, ये 2 इक्वेशन मिल गई, Q1 डैश प्लस Q2 डैश बराबर दिस वन, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिएगा। 2 अननोन 2 वेरिएबल। यहां पर देखिए, अगर मैं करके दिखाऊं क्या आपको, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि आप हो सकता है पूरी बात आप पकड़ना चाहें। ये सही तरीक जो मैंने कहा है ऐसे ही करना, लेकिन फिर भी Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जो वैल्यू थी वो थी 5 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, जैसा मुझे याद आया पीछे जो लिखा था। और यहां एक दूसरा इक्वेशन था Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, उसकी वैल्यू थी 1/2 जहां तक है ना। अब यहां से लिखोगे तो Q1 डैश को आप लिख सकते हो, बल्कि Q2 डैश कर दो, Q2 डैश को आप लिख सकते हो 2Q1, इस वैल्यू को यहां डाल दो, तो Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश Q2 की जगह बराबर 5 इंटू दिस वन, और यहां से देखिए आ गया 3Q1 डैश बराबर 5 इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। और फिर आप Q1 डैश की बात करोगे तो 5/3 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। और जब हम बात करेंगे सिग्मा 1 की, तो Q1 डैश अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 5/3 सिग्मा। ये देखिए, यही चीज़ें जल्दी हो जाती है। रेशियो वाला है जो 6-7 में पढ़ते थे, इसको मैथ्स ना समझें तो कॉमन सेंस से 6-7वें में चलता था, ठीक, ये समझ पाए होगे। इसी तरह अगर Q2 निकालना चाहो तो यह Q2 भी निकाल सकते हो। अब आपको करा ही रहे हैं तो करा ही डालें। तो यहाँ पर हम Q2 कहाँ गया, यहाँ पे था, तो Q2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो Q2 की वैल्यू इसकी डबल है Q1 डैश, तो इसका चार्ज जो था वो 5 Q1 डैश 5 कुछ उल्टा लिख गए हैं क्या भाई, Q1 ठीक है, हमने Q1 डैश निकाला है और ये वैल्यू लिखोगे, ठीक है, इसको लिखोगे 2 इंटू, सही है, 5/3 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब इसका डेंसिटी निकालोगे आप तो Q2 डैश अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर करोगे,
तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ पे लिखूँ 4 आ जाएगी 1/4 इंटू क्यू डैश अपॉन 4πr²। तो 1/4 और इसकी जो वैल्यू है यहां से देखिए आप कहाँ गई, ये वैल्यू आई है। तो ये 4πr² खत्म हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो आप 2 से काटोगे, 2 पंचे 10, 2 2 4 यानी 5/6 और ये रहा बेटा सिग्मा। तो उम्मीद है ये बात आप सिग्मा पहले वाले के सिग्मे के हिसाब से आपने वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया इस तरीके से। तो आप इस तरह में करना पसंद नहीं करता क्योंकि इसमें टाइम लगता है और ये छोटी सी बात है जो हमें आनी ही चाहिए। तो ये तो मैंने आपको किया है, वरना तो ये ओरली हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ के बाद ये सब ओरली हो जाएगा और ये भी ओरली हो जाएगा। ये जो दिखा है यहाँ आर के फॉर्म में लिखा नहीं है, अगर यहाँ चाहें तो अगर R1 R2 ले लें तो Q1 डैश, देखिए ये Q1 डैश अपॉन R1 और Q2 डैश अपॉन R2, इसको याद कर ले आगे के लिए। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश की वैल्यू R1 अपॉन R2 के बराबर होती है। जब भी हम लोग बातचीत करते हैं चार्ज वार निकालने की कॉमन पोटेंशियल के सेंस में, ये कहानी बन जाती है। तो इसको भी याद कर सकते हैं। क्या इसको नोट कर लीजिए, आपके लेवल पर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़े पढ़े लिख रहे होंगे तो ही कर पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो मेरे ख्याल से आप इसको पॉज करके नोट कर पाए होंगे। नीचे तक दिख रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां तक अगला भी दिखाता हूं, वो भी नोट कर लीजिए आराम से। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए हैं। और ये अगली स्लाइड थी जिसमें मैंने दूसरी तरीके से वर्किंग करके दिखाई थी, इसको भी नोट कर लें आप। तो बच्चों 2018 का सवाल करते हैं, बहुत ही ज्यादा सरल सवाल, लेकिन मैं लॉजिक आपको समझा दूंगा जैसे आपको परेशानी एकदम ना उठानी पड़े। लिखा दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A। ये देखिए एक कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर ले लीजिए, कैपेसिटेंस C है और इस पे चार्ज आपने Q दिया है और इसका सरफेस एरिया आपका A है। ये यहां पर कहानी है। अब पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेट पे कितना लगेगा। ये प्लेट के ऊपर क्योंकि माइनस है ना, तो खींचेगा अपनी तरफ, कितने फोर्स से इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो जब हम फोर्स निकालते हैं तो यहां पर देखिए प्लेट नंबर 1 लिख देता हूं, प्लेट नंबर 2 लिख देता हूं। तो ये सेकंड प्लेट की वजह से फर्स्ट प्लेट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी E2, उसकी वैल्यू की जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो सेकंड प्लेट है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस पर, वह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं कि प्लेट पर जो फोर्स लगता है वो Q इंटू E लगता है E2, तो Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या रहा, आपका फोर्स लग गया है। अब ये फोर्स में सिग्मा की वैल्यू होती है, ये कैलकुलेशन भी दिखा रहा हूं, जो Q अपॉन A होती है। तो यहां पे लिख दीजिए Q और सिग्मा की जगह Q अपॉन A। ये देखिए फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फोर्स का फॉर्मूला है कि एक प्लेट पर कितना फोर्स आपका लग रहा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। हाफ, यही यहां पर आंसर हो जाएगा क्योंकि जो वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे एरिया दे रखी है, चार्ज दे रखा है, बस उसी में काम हो गया हमारा। तो अब इससे हम समझ लीजिए जो फोर्स की वैल्यू आई है, इससे समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसमें D कहीं नहीं है, पहला वाला सही है, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम D, तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस है ही नहीं तो इंडिपेंडेंट है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस के तो है ही नहीं और फिर डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट वन। उम्मीद है पूरी इन डेप्थ तरीके से आप सीख पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लें, नोट करें, जो भी चाहें करें। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एकदम मक्खन है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है। तो लिखा है द डायग्राम्स बिलो show region of equipotential surfaces. A positive charge is moved from A to B in the each diagram.
देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये बी ए का है, ये खसका हुआ थोड़ा लिखा है, ये बी का है, इसी तरह ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है, और इसी तरह ये बी का है। सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये किसी एक का लिख दें तो ये 10-10 वाली, ये 30-30 वाली, इसी तरह ये 20 का और ये 40 का। अब देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस में जो एनर्जी होती है, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है, क्या पूछा है, a positive charge is moved from A to B in all the 4 cases the work done की बातचीत है, तो वर्क डन क्या निकलेगा, WQ इंटू डेल्टा V। अब यहां पर अगर आप डेल्टा V निकालें, चाहे वो पहला डायग्राम हो या कोई भी डायग्राम हो, तो 40 माइनस BC आ रहा है, यानी 20 वोल्ट। सेम फॉर ऑल 4 ऑप्शंस। बात समझ में आ रही है क्या? यानी सभी ऑप्शन में 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ये 30 माइनस 10 करोगे तो 20 आ जाएगा। तो मैं यहां पर जैसे 40 माइनस 20 था, और इन सेकंड फिगर के, इन थर्ड ऑप्शन डेल्टा V करोगे तो आ जाएगा 30 माइनस 10, जो कि अगेन 20 है। तो 20 वोल्ट आपका कॉमन है। इसमें डिफरेंस कितना है, 20 वोल्ट। इसमें 40 माइनस 20, 20 वोल्ट। इसमें 30 माइनस 10, 20 वोल्ट। इसमें भी 20 वोल्ट। और चार्ज तो एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वर्क डन इन चारों में सेम होने वाला है, क्योंकि Q इंटू डेल्टा V की वैल्यू चारों में सेम है। तो खत्म हो गया सवाल। तो इसका आंसर बन गया ए, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। क्यों सेम? क्योंकि Q, यह ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि Q इंटू डेल्टा V सेम फॉर ऑल 4 ऑप्शंस। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों 2017 का सवाल करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है और थोड़ी गलती हो सकती है कुछ बच्चों की इसमें, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी। एक कैपेसिटर को आपने एक बैटरी लगाई और इससे आपने चार्ज, V वोल्ट की बैटरी है, V पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया और इसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। अब ये चाहिए तो इसको चार्ज कर दोगे तो इनिशियल एनर्जी हो गई हाफ CV²। अच्छा जी, फिर लिखा है द बैटरी इज रिमूव्ड। अब इस बैटरी को हटा दिया है, एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इस कैपेसिटर को पैरेलली आप दूसरा कैपेसिटर लगा दिए। अगर ये C था तो ये भी C है, ये चार्ज था। अब चार्ज है तो यहां पर ये चार्ज आएगा और ये तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, इसकी इस समय फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो लिखा है डिक्रीज बाय फैक्टर 2, वो ऐसे करके अभी हम लोग कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर देखिए कॉमन पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कॉमन पोटेंशियल। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2, यानी इक्वी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वैलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 होता है, तो इसके चलते यहां पर आ गया C प्लस C, यानी 2C। बात हमारी और आपकी समझ में आ गई है। तो चलिए साहब, यहां पर कॉमन पोटेंशियल जो V था, V नहीं बोलेंगे, इसको V डैश कह देते हैं क्योंकि V इस्तेमाल कर चुके हैं यहाँ। तो V डैश क्या हो गया, फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 था C, V1 था V, C2 था C, लेकिन V2 था 0। शुरू में इसका पोटेंशियल अनचार्ज था, तो अनचार्ज था तो इसका पोटेंशियल भी 0 था, तो 0 अपॉन C प्लस C। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, CV अपॉन 2C, यानी V बाई 2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया, यानी V डैश बराबर V बाई 2। अब फाइनल एनर्जी क्या रही, UF हाफ C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। हाफ C1 प्लस C2 कितना था, 2C निकाले हुए हैं वहां। V1 डैश कितना आ गया, V बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, C इंटू V स्क्वायर अपॉन 4। लिख सकते हो हाफ एंड हाफ CV²। अब हाफ CV² क्या थी, पहले वाले के जितने एनर्जी, यानी अब इसकी जो एनर्जी हो गई U फाइनल, वो पहले वाली एनर्जी से आधी है। आधी है तो उसी हिसाब से आंसर हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो लिखा डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, यही सही है, डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2, तो आंसर इज ए।
ए ऑप्शन यहां पर सही हो गया। बाकी सही होते हैं तो बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ओके, करेक्ट हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पहले दिखाता हूं, फिर आपको सोल्यूशन भी दिखा दूंगा। और ऐसे सवाल अक्सर आपके नीट में आते हैं, तो इसको छोड़ा ना जाए, अच्छे से समझा जाए। मेरे ख्याल से आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी बात आप तक पहुंच जाए अच्छे से। तो बच्चों, करते हैं 2016 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको रोकना होगा भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और है आसान। मैं अभी दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर लिखा हुआ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए। ये एरिया देखिए ए, इसको भी मैं खड़ा कर दूंगा आपके लिए। तो ए प्लेट सेपरेशन डी, ये ध्यान रखिएगा जो फिगर है ये प्लेट सेपरेशन डी है। एंड कैपेसिटेंस सी इज फिल्ड विद द 4 डाइलेक्ट्रिक, 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से ये भरे गए, 1 2 3 4 जैसा लिखा है। K1 K2 K3 K4 एज शोन इन द फिगर। If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance, यानी इसकी इक्विवेलेंट एक कैपेसिटेंस चाहिए, यानी K1 K2 K3 K4 के बराबर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो वो कैसा डाल दें शायद पूछा है। is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then the dielectric constant K is given by, तो उस K का इन चारों से रिश्ता क्या होगा, मतलब कितनी वैल्यू आएगी जिसका हम डालें। इस वाले कैपेसिटर को मैं आपके लिए खड़ा कर रहा हूं जिससे आप समझ पाएं। नहीं, सीरीज पैरेलल इसमें देखने में आपको तकलीफ हो सकती है। ये जैसे लेटा था ना, हमने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो मैं 1 2 3 ऊपर से लिखता हूं तो ऊपर ही लिख देता हूं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए K1 की कहानी है इतनी, इसके बाद मैं K2 की डाल देता हूं और K3 इसके नीचे है, और ये पूरा है आपका K4। इस तरह से ये कहानी डायलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से भरा हुआ है माल। मैं वाइट कलर लेता हूं जिसे अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर पाएं। ये जो यहां पर डिस्टेंस है, दिस इज टोटल इज D, और ये आधा इतना कितना है D/2। ये टोटल एरिया A है। ये एरिया कितना हो जाएगा A/3, ये एरिया A/3 और ये एरिया A/3। हम यहां पे 4 कैपेसिटेंस मानेंगे, C1 C2 C3 C4, और ये देखिए जो शुरू के हैं ये तीनों पैरेलल में लगे हैं। कैसे मालूम पैरेलल में हैं? क्योंकि इन दोनों की प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। ये देखिए सेम पोटेंशियल पे होगी ये प्लेट, कह लीजिए ये सेम पोटेंशियल पे, तो इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल सेम, इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल सेम, इसके अगेंस्ट में पोटेंशियल सेम, तीनों पैरेलल में, और ये तीनों इसके सीरीज में हैं। यानी अगर मैं ये देखूं तो कुछ ऐसी कहानी है। ये है, इसको मैं बोल रहा हूं C4, इसको मैं बोल रहा हूं C1, इसको C2 और इसको C3, इसको A भी बोल दीजिए चाहे तो। आप समझ पाए? अब ये आप जानते हैं कि C1 C2 C3 ये पैरेलल में सीरीज में फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन पहले C1 C2 C3 हम लिख लेते हैं अलग अलग, जो हमारी कहानी को थोड़ा कंफर्ट दे देगा। तो C1 का फॉर्मूला विद डाइलेक्ट्रिक होता था K(ε0), फिर लिखते हो एरिया। अब इसका एरिया A/3 है, तो ये एरिया रहा A/3 अपॉन लिखते हो D कितना है, आधा D/2, तो ये रहा D/2। तो ये 2 ऊपर चला गया और ये 3 नीचे आ गया, K(ε0) और ये A/D। तो K(ε0), बल्कि यहां K1 लिखना चाहिए, K1(ε0 A/3D। इसी तरह C2 लिख देंगे, C2 भी सेम सिचुएशन है ना, ऐसे ही आ जाएगा। ये भी आ जाएगा 2/3 K2(ε0 A/D, और इसी तरह C3 आ जाएगा, क्योंकि C3 का भी वही पैटर्न है। तो 2/3 K3(ε0 A/D। अब ये इसकी बात करते हैं C4 की। C4 में लिखा हमने K4(ε0 A, तो A तो एरिया पूरा है यहां पर। D कितना है साहब? इसके लिए D हो गया आधा, तो दिस इज D/2, 2 ऊपर चला गया, तो
तो K4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। पहले ये हमें समझ में आना चाहिए, वरना सवाल हम गलत कर देंगे। अब इसी के बराबर एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो गया, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब कोई चीज होती है तो हो जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में है। और ये तीनों मिलकर इसकी सीरीज में है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, 1CAB, AB मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, तो ये 1/C1 मतलब पूरा 1/C1 C2 प्लस C3, ये C हो गया था ना, और ये रहा दूसरे का कैपेसिटेंस C4। ये रिलेशन यहां पर वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा नीचे कर लें, नहीं ऊपर से देख के रख नहीं पाएंगे फॉर्मूले। C1 C2 की वैल्यू हमको चाहिए होगी यहाँ कहीं। अब ये जो CAB है, हम एक ऐसा कैपेसिटेंस ले लेते हैं जो एक ही, इसमें भी डायलेक्ट्रिक K भरा हुआ, कैपेसिटेंस C है B में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/CAB को हम सीधे लिख सकते हैं क्या, 1 फॉर्मूला लगा दो, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये सेपरेशन D, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ की वैल्यू बात रखी है अपॉन, तो 1/C1 C2 C3, तो C1 C2 C3 में आप डालें तो देखिए 2/3 2/3 2/3 सब कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 बचेगा, तो ये 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D हमने कॉमन ले लिया, K1 K2 और K3 आ गया। 1/C4 की बात है, तो C4 में देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट A/D करके लिख दीजिए, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये पूरी वैल्यू यहां से सब में कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/K, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3/2 K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस, और यहां बची 1/2 K4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 है नीचे ना, 2 कॉमन ले लीजिए, चाहे आप कॉमन लेके ऊपर पहुंचा दीजिए, 2/K 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4, और यही ऑप्शन आपका आंसर में दिया हुआ है, जो कि सही है आपका, 2/K 3/K1 प्लस K2 K3 1 प्लस K/4। तो ये अच्छा सवाल था, और ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर C सही है आपका। तो ये एक अच्छा सवाल है, और आप थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो सीख लीजिएगा, जो सवाल नीट वीट में आए हुए हैं उसको छोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप वाकई से सीरियस हैं अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर, तो मैं हटता हूं, नोट करें इसको। तो मेरे ख्याल से आप नोट कर पा रहे होंगे, और इसको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूं, जैसे पूरी बात आप तक पहुंच जाए। ये सब मैं ऊपर कर दूं, पहले फिर हटूं सामने से ना, ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो 2015 का है। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और देखिए मैं बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा। ये देखिए यहां पर बोला, इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V दे रखा है, और एक फंक्शन है XYZ का, ठीक है। बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन कूलम एट पॉइंट दिस वन, यानी पोटेंशियल से V से E निकालना है। जब भी आपको V से पोटेंशियल गिवन हो और E निकालना हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये XYZ तीनों एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है। आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, तो dr लिख दो चाहे dx लिख दो, एक XYZ में कोई एक चीज बदलती तो ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब तीनों चीज बदल रही होती है, तीनों या एक से ज्यादा, तो सबसे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो यहां पर होता है। मैं लिख रहा हूं, उसको नोट करेंगे आप, उम्मीद है आपको पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो याद करेंगे। E इज इक्वल टू माइनस dV del V अपॉन del X, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, समझाता हूं अभी।
प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ये फॉर्मूला होता है। ये यहाँ पे जो ये डी की जगह डेल लिखा है थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, डी आप ऐसे लिखते हो और ये यहाँ पर अब जैसे भी लिखो ऐसे लिख दो, ऐसे करके। ये जब एक्सप्रेशन होता है इसको बोलते हैं डेल। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप v को डिफरेंशिएट करेंगे केवल x वाले को वेरिएबल समझेंगे, बाकी y z को कांस्टेंट करेंगे। मैं करके दिखाता हूं जैसे आप समझ पाए। जैसे मैं यहां पर डेल v अपॉन डेल x निकालने जा रहा हूं, तो देखिए डेल लिखा, x लिखा और v का एक्सप्रेशन जो था 6xy माइनस वाई प्लस 2yz लिखा। बात समझ में आई? अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जैसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल x 6xy, फिर इसी का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही, बस थोड़ा सा फर्क है कांस्टेंट के टर्म में। अब यहां पर देखिए x वेरिएबल समझेंगे, y कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा x को डिफरेंशिएट कर देंगे केवल y रह जाएगा। ये देखिए क्योंकि x कांस्टेंट है मतलब x वेरिएबल है, तो x का डिफरेंशिएशन x के अगेंस्ट में 1 और y तो कांस्टेंट था। यहां पर y कांस्टेंट है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस वाले में चलेंगे तो यहां पर yz दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो गया। बात समझे? यानी डेल v अपॉन डेल x अगर निकालोगे तो केवल आपका 6y आएगा यहां पर। इसी तरह मैं एक और करके दिखाता हूं जिससे बात आप पकड़ पाएं और आराम से रहें। अब मैं निकाल रहा हूं डेल v अपॉन डेल y, फिर आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। देखिए अब y लिखा 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। अब यहां पे y को वेरिएबल मानेंगे, x और z को कांस्टेंट मानेंगे। तो शुरू करो, y वेरिएबल था 1 हो गया और x कांस्टेंट था 6x आ गया। यहां पर y वेरिएबल है तो -1 आ गया, यहां y वेरिएबल है, z कांस्टेंट है तो प्लस 2z आ गया, है ना। केवल y को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो ये हो गया डेल v अपॉन डेल y। डेल v अपॉन डेल z भी कर लेते हैं, यहीं पे करने की कोशिश करते हैं जैसे आपको करना भी सीख जाएं आप। ये देखिए डेल z 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। अब जो z के अलावा जो भी कांस्टेंट है तो पहला वाला कांस्टेंट है तो 0 आ गया, दूसरा भी कांस्टेंट है 0 आ गया, तीसरे में z है z का डिफरेंशिएशन 1 तो केवल आ गया आपका 2y, तो दिस इज इक्वल टू 2y। इन सब की वैल्यू रख देंगे इसमें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी गई। तो ये वैल्यू आ गई ई वेक्टर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स जो कि 6y था तो 6y इंटू आई कैप, दूसरा था डेल वी अपॉन डेल वाई जो वैल्यू आ रही है 6x माइनस 1 प्लस 2z, 6x माइनस 1 प्लस 2z, और ये वैल्यू है जे कैप के साथ में, और के कैप के साथ कितना है केवल 2y, ये देखिए निकली थी। तो यहां पे वैल्यू रख देंगे 2y के कैप। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में निकल आया है। अब ये कह क्या रहा है यहां पर, इसने पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट पर तो x y z की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए। तो ये है 110। मैं इसको आगे ले चलता हूं। अब यहां पर e निकाल रहे हैं 110 पर, तो अब x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, z की जगह 0। तो यहां पर माइनस लिखा, y की जगह आप पुट कर रहे हैं कितना 1, तो ये हो गया 1, तो 6 इंटू वाई इंटू आई कैप। x की जगह कितना रखेंगे 1 और z की जगह 0 और y की जगह 1। एक एक स्टेप मैंने बता दिया जिससे आप कर पाएं। माइनस लिखा, अब यहां आ गया 6i जैसा आप देख पा रहे हैं, यहां आ गया केवल 6 में से एक गया 5j,
और ये कितना है +2k, आंसर आ चुका है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड का किस पॉइंट पर, 110 पर। मिला लेते हैं, ऑप्शन क्या है, 6 5 2 आ रहा है, एक माइनस बाहर है। अच्छा यहाँ पर ये माइनस मैंने क्यों लगा दिया, गलती से लगा दिया है, ये केवल 6 है क्योंकि ये तो प्लस वाला है। 6 आई 5j 2k। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, ये ऑप्शन नंबर डी दिखाई पड़ेगा, माइनस बाहर है, 6i 5j 2k। इस तरह से सवाल करेंगे और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ डी, फिर आपको दिखाऊंगा, नोट करिएगा। और बड़े इत्मीनान से मैंने इसको आपको बता दिया है, गलती ना करेंगे, नहीं करिएगा। तो ऐसे सवाल आए कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस 1 2 बार करेंगे, निकालने लगेंगे। और मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है, सुपर एक्सप्लेनेशन एंड ऑल द क्वेश्चंस बिटवीन दोज आर, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और चलिए नोट कर पाए होंगे, इसको एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ तक, जैसे कि पूरी बात आप कंप्लीट कर सके। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये रहा 2015 का। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए दिखाता हूँ। लिखा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन क्या है, D, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स, फोर्स ऑन अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, ये चार्ज है तो प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को, तो ये फोर्स कितना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है ½ Q² / ε0A। ये फोर्स ऑन द प्लेट, याद कर लें इसको, ठीक। अब यहां पर सवाल ये है कि इन्होंने ना ये चार्ज हमको दिया है ना एरिया दिया है। जो पैरामीटर है ये 3 पैरामीटर है, इसी में आंसर देना है। तो हम इस वाले वेरिएबल्स को, जहां पर जो ये Q है, A है, इसको भगाकर इन वेरिएबल्स में ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, देखिए ऐसे ले आएंगे। यहां पर हम जानते हैं कि Q = CV होता है, तो Q² की जगह CV के फॉर्म में लिख दीजिए, लिख देंगे। दूसरा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ε0A/D। तो यहां पर अगर मैं लिखूं तो ε0A को आप CD लिख सकते हैं, लिख सकते हो। बस ये फॉर्मूला रिड्यूस हो गया। F की जगह लिखिए ½ Q² की जगह CV का स्क्वायर, ε0A की जगह CD। अब इसको ओपन कर दीजिए, ½ C² V² / CD। C से स्क्वायर काट दिया तो वैल्यू आ गई ½ CV² / D। ये आपका देखिए आंसर है और ऑप्शन नंबर है आपका D। तो ये सवाल बहुत ही सरल था, बस इतनी बात थी कि आपको वेरिएबल बदल देने थे। ऐसे सवाल देखिए आते रहते हैं, आते क्या रहते, आया हुआ है तो उसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं हटता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत मैं करूँगा। चलिए अगला सवाल करते हैं 2015 का। ये भी इंटरेस्टिंग और सरल सवाल है, यहाँ गलती क्या हो सकती है वही बताऊंगा। ये देखिए 2015 का है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V। पहले इसने क्या किया है, एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर को। ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, ये चार्ज का ऐसे बना दो जैसे पता चले चार्ज है। एंड दिस डिसकनेक्टेड, उसके बाद ये बैटरी हटा दी। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर। अब उठा के क्या किया है, इसी के अंदर पूरा चौड़ाई का ही जो डाइलेक्ट्रिक है वो हम डाल रहे हैं और डाल दिया है इसके अंदर। बात समझ में आई होगी। तो इस तरह से ये डलकर तैयार हो गया है। ये हटाने के बाद ऐसे इज नाउ इंसर्टेड इन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए यहां पर ये जो इनकरेक्ट लिखा है ना, कई बच्चे इसको करेक्ट समझ लेंगे और गलती कर देंगे। आप बता रहे हैं करते वक्त हो जाएगी, कभी कभी हम भी चूक जाते हैं तो आप भी इसको ध्यान रखें। देखिए जब आप बैटरी हटा देते हैं और एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो K टाइम्स कम हो जाती है। जो एनर्जी होगी ना U, वो हो जाती है ये फाइनल UI/K टाइम्स। पोटेंशियल जो हो जाता है
वो k टाइम्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो जाता है, कैपेसिटेंस k टाइम्स k फाइनल लिख देते हैं, k फाइनल पहले से k गुना बढ़ जाता है। ये इनिशियल का अगर मैं यूं ही लिख दूं केवल, जिससे कि थोड़ा आसानी लगे, हाँ जी kc हो जाता है, और कुछ होगा तो देख लेंगे हम लोग। तो पहला पढ़िए, द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इज दिस वन। और हाँ, इसमें जो चार्ज होता है वो चार्ज सेम बना रहता है, क्योंकि चार्ज भाग नहीं सकता है, तो Q डैश बराबर Q रहता है। तो देखिए इससे तो इनकरेक्ट में ये बी दिख गया हमको, यहाँ लिखा था चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, जबकि चार्ज कंजर्व्ड रहता है, तो इसका आंसर तो बी है, पहले ही दिख गया हमको, लेकिन हम समझा देते हैं थोड़ा आपको। द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इज दिस वन, क्या ये सही है? चेंज बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चेंज इन एनर्जी यू कितना है, हाफ CV स्क्वायर यू था, और यू फाइनल कितना है, k टाइम्स हाफ CV स्क्वायर अपॉन k। अगर आप घटा दें ये यहां पर, तो ये देखिए यू फाइनल माइनस यू कर दोगे तो हाफ CV स्क्वायर 1 अपॉन k माइनस 1, और ये देखिए इससे मैच कर रहा है, पहला वाला सही हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस k टाइम्स, जी हाँ डिक्रीज करता है, सही है, लेकिन सवाल में इनकरेक्ट ढूंढना है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेस k टाइम्स, ये भी सही है, और ढूंढना इनकरेक्ट है, तो आंसर इज बी। इसलिए मैंने इसको समझाया कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं भी इनकरेक्ट वगैरह आ जाए तो गलती ना कर दें आप, हो जाती है गलती, और बाद में आप सोचेंगे यार एक सवाल गलत, यानी 5 नंबर का फटका बिना बात के, मतलब इतनी मेहनत के बाद, कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं। नोट करिए आप इसको। तो बच्चों करते हैं 2014 का सवाल, यानी 2014 का, और ये बोलता है क्या, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये देखिए इसका रेडियस r है, इज गिवन ए चार्ज q, इसको हमने चार्ज दे रखा है q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखिए ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है वो हर जगह होता है, तो पोटेंशियल जो होता है सरफेस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है, यही पोटेंशियल इसके अंदर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक, पहले क्या लिखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इसमें 0 नहीं, गलत हो गया, इसमें 0 नहीं, गलत हो गया। ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया हुआ है, तो पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, ये पहला वाला ऑप्शन सही है, दोनों 0 नहीं होंगे, तो आंसर इज बी। वेरी इजी क्वेश्चन, और देखिए थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो कर लेंगे, नोट कर लीजिए इसको। आइए करते हैं 2014 का सवाल, इसमें थोड़ी सी वर्किंग है, और ऐसा एक सवाल इससे बाद में भी आया हुआ था, जो मैंने 2016 में आया था, करवाया हुआ है। इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई V, वेयर V इज इन वोल्ट्स एंड XYZ आर इन मीटर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम, बताया है 2 कूलाम का चार्ज जो है वो फोर्स कितना महसूस करेगा इस पॉइंट पर। तो हमारी वर्किंग क्या होगी ना, V दे रखा है, इस V से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे E, और फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE, उससे हम फोर्स निकालेंगे QE करके, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर F = QE करके फोर्स निकालेंगे। तो जब V से E निकालना होता है तो उसमें जो रिश्ता होता है, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कहानी होती है वो होती है -∂V/∂x I कैप, जिसे आप EX भी कहते हैं यहाँ पर, इसको, इस पूरी वैल्यू को माइनस के साथ में, मतलब मैं अभी बता दूंगा और जानकारी के तहत, ∂V/∂y J कैप और ∂V/∂z K कैप। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, जब अगर आप यहाँ पर EX को ले लीजिए -∂V/∂x के बराबर, और इसी तरह EV को लिख लीजिए आप -∂V/∂y, और इसी तरह EZ को लिख लीजिए -∂V/∂z। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे लिख सकते हैं, EX I कैप, कई किताबों में लिखा होगा इसलिए मैंने बोल दिया, EZ
के कैप। आप समझ पाए होंगे मेरी बात। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज से पोटेंशियल पता है, ई कैसे निकालेंगे आपको मैंने समझा रखा है या आप जानते होंगे, बताया भी है। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जब आप किसी भी v एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे। तो मैं थोड़ा सा करता हूं और थोड़ा खींच के करूंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको निकालना है डेल v अपॉन डेल एक्स, तो डेल लिखा, डेल एक्स लिखा और v की वैल्यू लिखी जो यहां पे लिखी है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। थोड़ा सा लंबा कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। x वेरिएबल मानना, बाकी सब कांस्टेंट। तो x वेरिएबल है तो शुरू वाला आ जाएगा 6, इसको डिफरेंशिएट करोगे, यहां डिफरेंशिएट करोगे तो y कांस्टेंट है, x का होता है डिफरेंशिएशन 1 माइनस 8y। ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट लेना है, yz भी कांस्टेंट है तो भी ये 0 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 6 माइनस 8y। यहां पर इसका इस्तेमाल हम लोग वैल्यू में रखेंगे। इसी तरह आप चले डेल v अपॉन डेल y करने। अब मैं इसको डायरेक्ट बार बार लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर रहा हूं। y के अगेंस्ट में करेंगे तो पहला 0 इसका, यहां करेंगे तो आ जाएगा 8x, इसका करेंगे तो आ जाएगा माइनस 8, y वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट, इसका आ जाएगा तो 6z। तो वैल्यू हो गई माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z। उम्मीद है बिल्कुल ये ठीक ठाक है। एक बार इसको, ठीक है मेरे ख्याल से ठीक है। अब ये डेल वाई अपॉन डेल जेड में चलते हैं। ये पहला वाला कांस्टेंट 0, जेड वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट हैं, 0 0 और लास्ट वाला जेड वेरिएबल था 6y। ये तीनों वैल्यू निकल आई हैं। अब इन तीनों वैल्यू को ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी जाएंगी। तीसरी भी निशान बना देते हैं, आप समझ जाएंगे। तो अब ई क्या जाएगा, 9। डेल वी अपॉन डेल एक्स यहां पे 6x 6 माइनस 8y, ये रहा आई कैप। फिर आ गया डेल वी अपॉन डेल वाई, तो माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप। फिर आ गया ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन, तो ये रहा 6y और ये k कैप। बात पकड़ में आई। किस पॉइंट की बात है, 1 1 1। तो यहां पर e लिख दीजिए आप 1 1 1। आप यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह 1, y की जगह 1। तो ये मैं डायरेक्ट कर दूं, y की जगह 1 पुट करोगे 8 आ जाएगा, तो माइनस 2i बचेगा। y की जगह 1 पुट किया तो 8, 6 माइनस 8 माइनस 2। अब यहां पे वैल्यू रखो तो ये आ जाएगा माइनस 8 और सब 1 है तो ये 8 6 और ये 1 है तो 6k। इसी बात को थोड़ा सा अगर रख दें यहां पर तो ये आ जाएगा प्लस 2i। मेरे ख्याल से जो समझ में आ रहा है, आप देखिए इसका क्या आ जाएगा, प्लस 2i। यहां पे वैल्यू हो गई 8 8 16 में से 6 गए, माइनस 10 और प्लस यानी प्लस 10j। 6 था तो माइनस 6k। ये देखिए आपने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर सवाल उससे भी एक कदम आगे है। हमें निकालना है फोर्स और चार्ज दे रखा 2 कूलम। अब इसी के नीचे वर्किंग दिखाते हैं। अब यहां देखिए हमें फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा F = QE और यहां ऑप्शन दे रखे हैं केवल मैग्नीट्यूड में, देखिए डायरेक्शन की बात नहीं है। तो हम केवल इसका अभी निकालना पड़ेगा हमको, E का मैग्नीट्यूड इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो √4 प्लस 100 प्लस 36 √140। तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, 2 दूनी 4 और शायद 35 न्यूटन पर कूलम। तो 4 120 40, ठीक है, 4 √35। अब इसको यहां पुट कर दो तो ये रहा कूलम का 2 कूलम चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड रही 4√35, तो वैल्यू कितनी आ गई 8√35। कुछ सही लिखा है गड़बड़ लिखा है, 4 गलत लिख दिया यहाँ पे, हमें ख्याल से 2 होना चाहिए, अंदर जाके 4 हो जाएगा 2 और ये वैल्यू रही यहाँ पर 2, तो ये वैल्यू हो गई 4√35 न्यूटन। ये आपका आंसर रहा। और क्या ऑप्शन रहा अभी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये एक आप में बड़ा क्वेश्चन था, जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस होगी तो आप इसको भी संभाल ले जाएंगे। मैं तो समझा रहा हूं, आपको पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है। आंसर इज यहां पे बना डी, तो ये डी को मैं करेक्ट कर देता हूं और इसको मैं लेके आता हूं, क्योंकि मैं सारे सवाल एकदम ऐसे करा रहा हूं कि आप कहीं ढूंढेंगे भी तो इतना एक्सप्लेनेशन, पावरफुल एक्सप्लेनेशन और सारी बात एक साथ नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए मैं इसको आपको देता हूं मौका कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पीवाईक्यू का कोई भी सवाल छोड़ना खतरनाक होगा, ना छोड़े पिछले 10 साल के, नोट करें। नोट कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर करना होगा जिससे कि बात पूरी आपके सामने आ जाए, तो ये साहब यहां रोकना चाहिए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, जो 2014 का है, नहीं 2014 का। इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए यहां पहले इसको समझाने से पहले मैं बता दूं कि कभी भी जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले ए है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बंद हो जाता है वो के टाइम्स कम हो जाता है। अगर के की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो और कम हो जाएगा। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर ई है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू E/K होती है। अब इस सवाल को देखो, 2 थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, ये K1 K2 है। जहां पर K1 छोटा है और K2 बड़ा है, K2 की वैल्यू K1 से बड़ी है, आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद डिस्टेंस d, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस d के वर्सेस में प्लॉट करना है, E और D ग्राफ बनाना है। एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाई, इस P से आप चलेंगे और आगे बढ़ेंगे ऐसे। तो देखिए आप जब P से आगे बढ़े तो यहां पर जहां खाली स्थान है, जहां डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वहां कुछ पोटेंशियल E रहेगा। तो है E, इतने से आप समझ नहीं पाएंगे, E बना हुआ है, सब में E बना हुआ है। अब जब इस K1 के अंदर गए तो पोटेंशियल E/K1 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा पोटेंशियल। अब कम किसमें, इसमें तो बढ़ रहा है, गलत हो गया। देखिए बढ़ गया ना पोटेंशियल, देख रहे ना, E से बढ़ गया, गलत। E से कम हो गया, अभी सही हो सकता है। E से कम हो गया, सही हो सकता है। E से कम हो गया, सही हो सकता है, ठीक। अब आप फिर बाहर निकले तो फिर पोटेंशियल हवा में है, यहां पर इस जगह है, तो यहां पोटेंशियल फिर वही हो जाना चाहिए जो पहले था। देखते हैं, इसमें जो पहले था वही हो गया, सही है। जो पहले था वही हो गया, सही है। जो पहले था वही हो गया, सही है। अभी भी कुछ नहीं कह सकते। अब K2 में चले गए हैं, तो K2 में पोटेंशियल E/K है, लेकिन K2 K1 से बड़ा है, यानी पहले जितना लो गया था उससे और लो जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए ये तो हाई चला गया है, ये देखिए इसके बाद हाई, ये गलत हो गया। यहां पर जो लो था उससे लो गया है, ये बराबर है। यहां पर लो के बराबर ही लो है, यानी गलत है। ये जो लाइन है इससे नीचे जानी चाहिए, क्योंकि K2 K1 से बड़ा है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E/K होता है। E/K की वैल्यू और कम हो जाएगी क्योंकि K2 बड़ा है। तो दिस ऑप्शन इज द, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आप समझ गए ना, ये यहां बात ये सब समझा दी है मैंने, पूरी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा अब इसको रट नहीं सकता है कोई बच्चे, सवाल को रट सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट घुमा के भी आएगा तो थोड़ी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। अगर आप केवल रट रट के ही कर रहे हैं तो ये सवाल में फैल जाएंगे आप, है ना, दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें पूछा है ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है साहब। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखिए जैसे हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जब हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल हमारा गिरता है। ये रिलेशन हमें याद है, E = -dV/dr। निगेटिव साइन यही बताता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे आगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो इन तीनों में सबसे छोटा पोटेंशियल VA का है।
उससे बड़ा VC का है और उससे बड़ा VB का है। ये कहानी यहाँ होने वाली है। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलते चले जाएंगे, पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। तो मैक्सिमम एट C नहीं हो सकता, मैक्सिमम B पर है। सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स नहीं होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं ड्रॉप करेगा। मैक्सिमम एट A गलत है, मिनिमम एट A है। मैक्सिमम एट B जो कि सही है, तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन। इस तरह से आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr में जो माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट कराता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलने से पोटेंशियल गिरता है। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। बहुत सरल सवाल है। लिखा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर है, तो जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल -Q और +Q, डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से P, इसी डायरेक्शन में, यानी एंगल इस समय कितना बन रहा है 0 डिग्री, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री। अब इसको रोटेट करना चाहते हो, ऐसे खड़ा करना चाहते हो, -Q +Q, तो अब थीटा कितना चाहते हो आप, 90 डिग्री कर देना। तो यहां पर सीधी अगर मैं θ1 की बात करूं तो θ1 इज 0 एंड θ2 इज 90 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की, हम जानते हैं माइनस, या PE लिख दो, cos θ1 माइनस cos θ2। कई किताब में लिखा होता है माइनस बाहर, फिर ये भी कई जगह इसे भी लिखा होता है। आप जो भी लगा दें सब एक ही तो है, ऐसे भी जो भी लगाना चाहें, माइनस कॉमन ले लोगे तो ऐसे बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो ये चलिए माइनस ही ले लिया तो माइनस ही लगा लेते हैं। PE cos θ2 की वैल्यू 90 है, cos 90 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। cos 0 1 होता है, cos 90 0, तो ये प्लस PE आ गया। ये आंसर है, यानी B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये देखिए खत्म हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए आप, इतना आसान। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि ये जबरदस्त आपको PYQ सीरीज मिली है। 10 साल के क्वेश्चंस कराए हैं सॉलिड एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको भागना नहीं हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग, और बिल्कुल प्यार से पेशेंसली हर चीज समझाते हुए जिससे आप सवाल निकाल पाएं। तो अगर आपको अरविंद सर की मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। इजी भाषा में फिजिक्स, इंटरेस्टिंग फिजिक्स और 150 नंबर पक्के वाली फिजिक्स, नीट में सिलेक्शन आपका होगा और डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।